ज़िंदगी की अपनी दुश्वारियाँ होती हैं। हमारे जैसा जो लोअर मिडिल क्लास से आने वाला लड़का है, वो अपने सपनों का बहुत देर तक पीछा करते नहीं रह सकता। उन्होंने फ़ोन किया कि भाई सत्यमेव जयते में काम करेंगे आप? उसी दरमियान एक ऐसी चीज़ हुई जिसने एक मतलब मुझे ट्रिगर किया कि यार आमिर खान जैसा इतना बड़ा अभिनेता, इतना बड़ा स्टार अगर वो मीडिया कर सकता है, तो मेरे जैसा आदमी सिनेमा क्यों नहीं कर सकता? इस एक सूत्र के सहारे आज मैंने मतलब 4 फ़िल्म बना ली है। तो मैं बिहार के दरभंगा ज़िले में पैदा हुआ, लहरियासराय में गाँव है बरहेत्ता। पूरा माहौल जो था मेरा मैथिली का माहौल था। स्कूल में हमारी ज़बान हिंदी थी। हमारे दादाजी जो थे, हमारे दादा के सबसे बड़े भाई, वो मैथिली के कवि थे और उनकी कविताएँ मेरी बहनें, मेरी बुआ और बहुत सारे रिश्तेदारी में जो है वो गाई जाती थीं। हर मौकों पे, शादी पे या कोई भी संस्कार वगैरह हुआ, तो बहुत सारे गाने तो मुझे ऐसे ही याद हैं कि फूल लोढ़ई धीरे धीरे ई, मृगनयनी कहाँ सो एली। एक ज़माना आया जब बहुत सारी मैथिली कविताएँ मेरे आस-पास जो है मुझको बनाने में लग गई। ये बात जो है वो मुझे लगता है कि सन 92 के आस-पास की है, जब मैं मैट्रिकुलेशन कर रहा था। तो उसी समय एक मैथिली कवि हैं जिनकी एक कविता है, भल मानुष मुँह तैक रहल अछि, बन मानुष केर माथा पाग, एकरे लोग कहै छै भाग। मेरे फ़ादर जो थे, वो प्राइवेट ट्यूटर थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे जो कि बलभद्रपुर में था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहीं से मेरी पढ़ाई-लिखाई शुरू हुई, मेरी बड़ी 3 बहनें थीं। लेकिन मेरा जो था पर्सनली बहुत ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता था। मैं अकेला लड़का था और हमारे यहाँ की सोसाइटी में आप जानते हैं कि लड़कों को लेकर के बहुत सारी आकांक्षाएँ होती है परिवार में, तो उन आकांक्षाओं को लेकर के उन कसौटियों पे उन्हें लगता था कि यार मतलब बहुत सही रास्ते पे नहीं चल रहा है। मुझे याद है 7th क्लास में मैं फ़ेल हो गया था, मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट में मैं पास हुआ होऊँगा, तो फिर मुझे रांची भेज दिया गया। रांची एक जगह थी जहाँ मुझे एक अलग किस्म का ग्रुप मिला दोस्तों का। मेरे मामा जी वहाँ रहते थे, वहाँ पढ़ाई-लिखाई का माहौल था। मुझे भी जीवन में एक किस्म का अनुशासन चाहिए था, लेकिन उस अनुशासन में रहते हुए जो बेसिक्स है पढ़ाई की, वो तो कायदे की हुई, लेकिन जो मेरे अंदर का जो आवारा इंसान था, जो बेसिकली बहुत तरह की क्रिएटिविटी का कोलाज जो मेरे भीतर बना हुआ था, है ना? उसने अपने लिए आस-पास के माहौल से रास्ता ढूँढना शुरू किया, तो मुझे कुछ लेखक मिल गए जिनकी वजह से मेरी कोर्स के अलावा बाकी किताबों में दिलचस्पी हुई। तो मुझे याद है जब मैं 9th या 10th में पढ़ रहा होऊँगा, तो कोर्स की किताब में छुपा कर के मैं प्रेमचंद की किताब पढ़ रहा था। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जीवन में होती रहीं और वापस 10th के बाद मैं दरभंगा आया। दरभंगा से मैंने इंटरमीडिएट किया, मतलब मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया लेकिन शायद ही मैंने कोई क्लास किया हो। मैं कल्चरल एक्टिविज़्म में लग गया, नाटक करने लगा दरभंगा में। मुझे याद है मेरा पहला नाटक जो था, वो बोलो पूरे रूप को था। ये वीणा पानी क्लब जो दरभंगा का बंगाली टोला है, वहाँ था और मैं बैक स्टेज में था और मुझे आज भी उसका एक गाना याद है कि बादुर बोले ओरे भाई शोजोरू आज की रात है देख भी एकटा मौजोरू मौजोरू। या फिर जो उसका पहला सीन था कि एक ज़मींदार जो है वो मंच पे सोया हुआ है, कर्ज़ में डूबा हुआ ज़मींदार है और उसके आस-पास गोल घेरा बना कर के घूम रहे हैं वो लोग जो पैसे लेने के लिए आए हुए हैं और कह रहे हैं दाऊ ना, दाऊ ना, दाऊ ना। और ज़मींदार अचानक जमाई लेते हुए उठता है और कहता है कि बोले चितो देबो एखुन जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना। तो वो जो दुनिया थी, उस दुनिया में ज़रा-सा घुसते ही मुझे इतना मज़ा आ गया कि मुझे लगा कि काश! इस दुनिया में मुझे जीवन भर रहना पड़ता। लेकिन ज़िंदगी की अपनी दुश्वारियाँ होती हैं और हमारे जैसा जो लोअर मिडल क्लास से आने वाला लड़का है, वो अपने
सपनों का बहुत देर तक पीछा करते नहीं रह सकता। उसको अंततः रियलिटी के पानी में छपाक से कूदना ही पड़ता है। तो फ़ादर का बड़ा सपना था कि भई बेटा इंजीनियर बने। तो मैंने इंटरमीडिएट में हालाँकि साइंस में एडमिशन लिया, लेकिन 3 महीने में मैंने सरेंडर कर दिया। फ़ादर को मैंने कहा कि बाबूजी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, मतलब बाबूजी से तो बात ही नहीं होती थी, खैर माँ से बात होती थी, माँ के ज़रिए बाबूजी से बात होती थी कि मतलब साइंस मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मुझे आर्ट्स की तरफ जाना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि भई जो सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा उसमें आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो उनको सरेंडर होना पड़ा और मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया और कल्चरल एक्टिविज़्म बढ़ाया मैंने। मैंने कविताएँ मैं लिखता ही था, कविताएँ लिखनी शुरू की। दरभंगा का जो सफ़र है मुझे लगता है कि जब मैं पार्ट 1 में था, कुँवर सिंह विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया, पार्ट 1 में। वहीं से मैंने इंटरमीडिएट भी किया था, किसी तरह मैं पास हो गया था इंटरमीडिएट में। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे मैं दरभंगा में मेरे सपनों को जो है वो पूरा आसमान मिल नहीं सकता है। तो मैं पटना आया, पार्ट 1 में पटना में आया और वहाँ के बहुत सारे लोगों, वहाँ की गतिविधियों से जुड़ा और 96 में जब मैं पार्ट 1 95 में था और 96 में पार्ट 2 में प्रभात खबर नाम का एक अखबार है, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। हरिवंश जी उसके प्रधान संपादक थे। पटना से नया-नया एडिशन शुरू हुआ था प्रभात खबर का और हरिवंश जी आजकल राज्यसभा के उपसभापति हैं और मुझे मैं सिर्फ़ बताना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल रांची के स्कूल में पढ़ता था 9th-10th में, तो हरिवंश जी प्रभात खबर के संपादक थे वहाँ पे रांची में और रीता शुक्ल नाम की एक लेखिका है, उनके यहाँ हमारी मुलाकात हुई थी और उसके बाद जब तब मैं अपनी कविताएँ लेकर के हरिवंश जी के पास पहुँच जाता था और बड़े धैर्य, बड़े प्यार और बड़े इत्मीनान के साथ वो हमारी कविताएँ सुनते थे और फिर किसी फ़ीचर डेस्क पे जो है, वो भेज देते थे और हमारी कविताएँ छपती थी। हम थे और हमारा एक दोस्त था विनय भरत, मैं उसको आज भी याद करता हूँ, आज भी हम लोग कनेक्टेड हैं। तो कट टू हरिवंश जी से जब मैं मिलने गया पटना में तो उन्होंने बहुत सारे सवाल किए कि क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? तो मैंने उनको बताया कि भई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं पत्रकारिता सीखना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे ₹1000 की नौकरी दी और वो ₹1000 की नौकरी जो है, मेरे लिए मतलब हज़ार तरह के गुणों का दरवाज़ा जो है उसने खोल दिए। फिर मैं वही काम करने लगा। तो जब तक प्रभात खबर में मैं अगले 1 साल तक रहा, मैंने खूब जम के लिखाई की, लिखने का अभ्यास किया, कहीं जाता था, लौट के आता था, वहाँ की रिपोर्ट लिखता था और मेरा नाम जो है वो उस समय लौटकर अविनाश हो गया था। कहीं भी मैं जाता था तो लोग पूछते थे कि अरे लौटकर अविनाश आ गया, लौटकर अविनाश आ गया। तो ये तो अखबार-नवीसी की मेरी शुरुआत थी। फिर होता क्या है ना कि मेरे जैसा आदमी जो है वो ऐसा बेचैन है कि एक काम बहुत लंबे समय तक, बहुत देर तक, बहुत दिनों तक नहीं करते रह सकता है। तो जब मेरी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ी, तो मैं 97 में दिल्ली आ गया। दिल्ली में देशकाल नाम की एक पत्रिका थी, उससे जुड़ा। फिर अनुपम मिश्र जिन्होंने पानी पे बहुत कमाल का काम किया है, जो भवानी भाई के बेटे हैं और उन्होंने मुझे राजस्थान में पानी के कामों की रिसर्च के लिए भेज दिया। वहाँ मैंने कुछ किताबें लिखी। मीडिया में काम करते हुए मुझे एक समय लगा कि हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं। और इस सीमा को समझने की मैं बहुत शिद्दत से कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ नहीं रहा था कुछ। आपको कमाल की सैलरी मिल रही है। आप जिन जीवन स्थितियों में बिहार में थे, उन जीवन स्थितियों से बहुत अलग, बहुत आरामदायक ज़िंदगी बिता रहे हैं। बहुत सारे लोगों से आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सीधे फ़ोन लगा सकते हैं। फिर भी वो मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? वो जो अंदर की बेचैनी थी, वो मुझसे कह रही थी कि भई तुम कुछ नया सोचो और मुझे लगा कि मैं किन-किन चीज़ों से प्यार करता हूँ। एक तो राइटिंग से प्यार करता हूँ, दूसरा जो प्यार का एरिया है वो है सिनेमा और 11-12 के आस-पास मैंने सोचा कि मुझे सिनेमा से जुड़ी हुई चीज़ जो है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए और मेरे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मैं जाकर के सिनेमा में सीधे कुछ करूँ
या मेरे पास स्किल नहीं था। मैं सिनेमा के बारे में मेकिंग के बारे में मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं मतलब क्या करूँ, नहीं करूँ। तो मैंने सिनेमा के इवेंट्स करने शुरू किए दिल्ली में और मेरा साथ बहुत सारे लोगों ने दिया उस इवेंट्स में, जो आज बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं। अनुराग कश्यप हैं, सुधीर मिश्रा हैं, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी हैं, सुभाष कपूर हैं, अनुभव सिन्हा हैं, आनंद एल राय हैं। अ, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमने सिनेमा बहस तलब की शुरुआत की थी दिल्ली में, तो वहाँ आते थे। तो उन लोगों को देखते हुए मुझे लगता था कि अरे! ये तो मेरी तरह से बात करते हैं। हम जिस तरीके से दाल-चावल खाते हैं, वैसे ही ये दाल-चावल खाते हैं। ये अलग दुनिया से आए हुए लोग नहीं हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ, ये रास्ता मुझे सूझ नहीं रहा था। तो फाइनली 2013 में मुंबई के हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजय ब्रह्मात्मज। उन्होंने फ़ोन किया कि भई सत्यमेव जयते में काम करेंगे आप? तो उस समय बहुत क्राइसिस भी चल रहा था, इवेंट से कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था कि मैं घर चला पाऊँ। और दूसरी बात ये थी कि सत्यमेव जयते के सीज़न्स आ चुके थे और उसका एक बज़ बन गया था। तो स्वाति एडिटर थीं, वो आईं दिल्ली, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने सीनियर कॉरेस्पोंडेंट के रूप में मुझे सत्यमेव जयते में जॉइन करवा लिया। और मुझे लगा कि यार मतलब मैं यहाँ पे वो कर पा रहा हूँ, जो दरअसल मैं करना चाहता हूँ। मैं सत्यमेव जयते में काम करते हुए मैंने पंजाब के बहुत सारे इलाकों का दौरा किया, बिहार में गया, मैं झारखंड के बहुत सारे इलाकों में गया, बहुत सारी कहानियाँ जुटाईं। मतलब विज़ुअल मीडियम को लेकर के सत्यमेव जयते का अप्रोच और जो डेली न्यूज़ चैनल्स का जो अप्रोच है, उसका फ़र्क जो है, वो मुझे समझ में आया। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, लेकिन उसी दरमियान एक ऐसी चीज़ हुई, जिसने एक मतलब मुझे ट्रिगर किया कि यार, तुम यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। मुझे लगा कि यार आमिर खान जैसा इतना बड़ा अभिनेता, इतना बड़ा स्टार, अगर वो मीडिया कर सकता है, इतना सीरियस सेंसिटिव मीडिया कर सकता है, तो मेरे जैसा आदमी सिनेमा क्यों नहीं कर सकता? तो वो एक चीज़ थी जिससे मुझे यहाँ आने को एक धक्का मिला और मैं यहाँ आया और यहाँ आने में मनोज वाजपेयी का बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर से मिलवाया, दिल्ली का एक प्रोड्यूसर था। यहाँ आने में बहुत सारे लोगों का बड़ा योगदान है। मैं अनुराग कश्यप का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे कदम-कदम पे राह दिखाया है। तो उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री में कमल स्वरूप जी को असिस्ट करने का मेरा अनुभव था और सीधे मैं फ़िक्शन पे आ गया था और उससे पहले मैंने फ़िक्शन में किसी को असिस्ट नहीं किया था, है ना? मैंने कोई वर्कशॉप नहीं की थी, मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी और जो साथ के लोग हैं, जैसे स्वरा भास्कर का मैं नाम लेना चाहूँगा कि स्वरा नहीं होती तो शायद वो फ़िल्म उस तरीके से नहीं बन पाती। हर एक चीज़ जहाँ मैं नहीं समझ पाता था, जहाँ मुझे उलझन होती थी स्वरा मुझे समझाती थी और कहती थी कि सर बस आप मतलब करते चले जाओ, आपकी फ़िल्म बन जाएगी। तो इस तरीके से मेरा सिनेमा में आना और सिनेमा बनाना संभव हुआ। तो वो जो फ़िल्म थी, जो मेरी पहली फ़िल्म थी अनारकली ऑफ आरा और उसने मुझे जो है एक बड़ी स्पेस दे दी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में लोग थोड़ा ठीक से लेने लगे मुझे। तो अनारकली के दरमियान का एक किस्सा है कि जब मैं शूट कर रहा था, तो मैं थोड़ा-सा परेशान था, किसी चीज़ को लेकर के। तो मुझे जो मेरे डीओपी थे, वो मुझे किनारे ले गए। उन्होंने कहा था कि, "भई, फ्रेम क्या होगा, नहीं होगा, इसकी चिंता मत करो। मॉनिटर पे देख रहे हो, देखो कि तुम्हारा किरदार जो है, ये हँसा पा रहा है कि नहीं, रुला पा रहा है कि नहीं। मतलब अगर तुम्हारे किरदार ने, तुम्हारे कंटेंट ने हँसा दिया, रुला दिया ऑडियंस को, तो कैमरा टेढ़ा है, सीधा है, उल्टा है, कैसा भी है, वो तुम्हारी फ़िल्म वर्क करेगी। ये जो एक चीज़ थी, उसने मुझे रास्ता दिखा दिया कि सिनेमा का मतलब है कनेक्ट, है ना? वो इमोशन जो आप अपने विज़ुअल्स से चाहते हैं, वो आप इमोशंस निकाल पा रहे हैं कि नहीं, बस हमारा यही कंसर्न था। इस एक सूत्र के सहारे आज मैंने मतलब 4 फ़िल्म बना ली है, 2 वेब सीरीज़ मैंने बना ली है। अनारकली के बाद मेरे पास एक दिन इम्तियाज़ अली का फ़ोन आया
और इम्तियाज़ अली ने कहा कि मिलना है, मिलो। उनको मेरी फ़िल्म बहुत पसंद आई थी और फिर हम मिले और उन्होंने ऑफ़र किया कि उन्होंने एक सीरीज़ लिखी है और वो चाहते हैं कि मैं उसको डायरेक्ट करूँ। तो शी एक सीरीज़ थी जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थी। वो मैंने उनके भाई आरिफ़ अली के साथ डायरेक्ट की थी। उसके बाद एक एमएक्स प्लेयर की सीरीज़ है रन अवे लुगाई, वो मैंने डायरेक्ट की। रात बाकी है एक फ़िल्म है ज़ी5 पे, वो मैंने डायरेक्ट की। और झारखंड के एक कथाकार हैं अश्विनी कुमार पंकज, उनकी कहानी पे बहुत दिनों से मैं एक फ़िल्म बनाना चाह रहा था। वो 1 साल पहले हमने छत्तीसगढ़ के जशपुर में शूट किया और वो फ़िल्म अब रेडी है। लोग देख सकेंगे कुछ दिनों के बाद। पिछले साल जो है हिंदी के एक कथाकार हैं जो बहुत कम उम्र में गुज़र गए, वसु मालवीय, उनकी 3 कहानियों पे बेस्ड एक फ़िल्म है इन गलियों में, जिससे भाग्यश्री जी की बेटी अवंतिका दसानी लॉन्च हो रही हैं। पहली फ़ीचर फ़िल्म है उनकी। नसीर साहब के लड़के हैं विवान शाह, वो हैं। जावेद जाफ़री हैं, सुशांत सिंह हैं, इश्तियाक हैं। हाँ, ये सब लोग हैं। ये फ़िल्म अगले 1 आध महीने में जो है वो रिलीज़ होने वाली है। तो ये मेरा सफ़र है। मुझे हमेशा से लगता है कि आपको वो करना चाहिए जो दरअसल आप करना चाहते हैं और इसके लिए आपको बना-बनाया माहौल कभी मिलेगा नहीं। आपको अपने तरीके की दुनिया बनानी पड़ेगी। आपको अपने लिए ज़िद करनी पड़ेगी और अगर ऐसा आप करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप को कभी अफ़सोस नहीं होगा। अदरवाइज़ आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन एक कोना हमेशा आपके जो गिल्ट पे वो दस्तक देता रहेगा कि यार वो नहीं किया जो तुम करना चाहते थे। तो यही मेरा मुझे लगता है कि एक तरह से मेरी ज़िंदगी का भी सूत्र है। और कई बार मुझे लगता है कि आप जिस रास्ते पे लंबे समय से चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये रास्ता जो है हमको बदलना चाहिए, तो बदल लेना चाहिए। है ना? अपने मन का करना चाहिए।